मैं डॉक्टर R.S. राठौड़ आपके समक्ष राजनीति विज्ञान के एक चैप्टर संघ सरकार को लेकर प्रस्तुत हूँ। दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं वे सदैव इस बात को तवज्जो देती है कि हम लोकतांत्रिक सरकारें हैं और जनता का सर्वाधिक लोक कल्याण करना उनका उद्देश्य रहता है। सरकारों के इस शब्द को, इस कंसेप्ट को समझने से पहले जो राजनीति विज्ञान है, मैं उसके संबंध में एक सामान्य सी बातचीत आपसे करना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं, राजनीति ये ना राज्य करने की, शासन करने की नीति। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो भारत के सबसे प्राचीन विद्वान चाणक्य नीति की बात हम अवश्य करें। चाणक्य नीति जो निश्चित रूप से सभी सरकारों को, सभी शासकों को, सभी राजाओं को यही कहती थी कि वह राजा, वह शासक जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय रहेगा और लंबे समय तक शासन करेगा, अर्थात वह अपनी प्रजा को संतान तुल्य समझता है। चाणक्य नीति, चाणक्य की शासन करने की जो नीति थी, जो उद्देश्य था, वह यही था कि कोई भी राजा वह अपनी प्रजा को संतान तुल्य समझे और वह सदैव उसके लोक कल्याण की बात करे, तभी वह लंबे समय तक शासन करेगा और इसके साथ ही वह जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय भी होगा। चाणक्य नीति भले ही साम, दाम, दंड और भेद। साम ये ना समानता का व्यवहार करना, एक राजा को दूसरे राजा के साथ, एक शासक को दूसरे शासक के साथ, और साम के साथ ही दाम कि एक शासक को, एक राजा को एक दूसरे को गिफ्ट देकर, अच्छी भेंट देकर आपस में दोस्ताना व्यवहार भी करना चाहिए। साम, दाम, दंड। दंड का अभिप्राय यह है, अगर इन दोनों बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से आप उस पर आक्रमण कर दें, आप उसे दंड दें, आप उसे आक्रमण की, युद्ध की सजा दें। तो साम, दाम, दंड और भेद। और तीसरी नीति, चौथी नीति जो भेद, ये ना, यह आपस में दो शासकों को एक दूसरे का शत्रु बना देना और उनमें आपस में लड़ाई या युद्ध की स्थिति करके उनके वर्चस्व को कम कर देना, यह जो है भेद की नीति है। आधुनिक काल में 200 साल के जो अंग्रेज़ों का जो शासन रहा वह इसी नीति पर आधारित था, भेद की नीति। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो निश्चित रूप से सभी सरकारें यही कहती हैं कि हम लोकतांत्रिक सरकारें हैं, भले ही हमारा पड़ोसी देश भी क्यों नहीं हो, भले ही वहाँ सेना का शासन हो, लेकिन वह भी लोकतांत्रिक, लोगों के कल्याण की बात कहती है और करती है, और कहती है कि हम सर्वाधिक जनता का भला करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से सरकार मैंने आपको कहा सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार व्यवस्थापिका, अर्थात कानून बनाने की व्यवस्था करने वाला सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग। इसी संदर्भ में मैं आपसे दूसरे अंग की बात करूं, कार्यपालिका। जो सरकार, संघ सरकार या राज्य सरकार, जो सरकार का पहला अंग कानून बनाने की व्यवस्था करता है, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, ये मिलकर जो कानून बनाती है, उनको लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है, मंत्रिमंडल का होता है। और कार्यपालिका जो व्यक्ति, जो समाज और जो लोग कानूनों का पालन नहीं करते, कार्यपालिका उनको न्यायपालिका को सुपुर्द कर देती है। तो निश्चित रूप से सरकार के जो 3 बड़े अंग हैं, जिसकी बात मैं आपको
तो निश्चित रूप से विश्व में सरकारों का यह महत्वपूर्ण जो ढांचा है वह अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी शक्तियों का पालन करते हुए जनता को राहत पहुंचाना और जनता के लिए कार्य करना, यही तो वास्तविक लोकतंत्र होता है। मैं आपसे यही निवेदन करूं कि संघ सरकार अर्थात उसी संघ सरकार में महत्वपूर्ण संघीय कार्यपालिका, कंसेप्ट से जुड़ा सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवाएं हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों, इन सभी के अंतर्गत ये सवाल पूछा जाता रहा है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संघीय कार्यपालिका, जिसे हम अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहेंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हम ये कहें संघ सरकार की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और कार्यपालिका का वास्तविक या सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो यह वास्तव में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के जो कानून बनाकर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, वही वास्तव में यह कहें कि वही सरकार को चलाने का एक महत्वपूर्ण अंग जो है, वह ढांचा जो है, अपने अपने क्षेत्र में इसी प्रकार कार्य करता है। मैं इन तीनों चारों को आपके समक्ष इस प्रकार से स्पष्ट करता हूँ। निश्चित रूप से संघ सरकार में संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, यह जो शक्ति का जो स्तर क्रम होता है वह इस प्रकार से कार्य करता है। मैंने आपसे निवेदन किया, संघ सरकार में सरकार का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का वास्तविक प्रमुख, सरकार का प्रमुख जो वास्तव में सभी शक्तियों का उपयोग करता है, वह प्रधानमंत्री होता है। हम दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति के लिए शब्द भी काम ले सकते हैं कि वह नाम मात्र की कार्यपालिका है। वह नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख है, वह वास्तव में इन शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में जो 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा उनके साथ जुड़े और उप मंत्री, तो निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद जो होती है वह इस प्रकार से एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और
वही उसका प्रमुख, वास्तविक प्रमुख होता है, वह प्रधानमंत्री जो है वही उस पूरे मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और वही वास्तविक कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका का हेड या मुखिया होता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कंसेप्ट से जुड़ा सवाल है, वास्तविक कार्यपालिका है। हम ये जानते हैं कि सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वह जितने भी कार्यपालिका द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तुत लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर वे पारित होते हैं और उनके पारित होने के बाद में वे सभी हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति उन सभी विधेयकों पर, जिन्हें अंग्रेजी में बिल कहा जाता है, जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं लोकसभा में और लोकसभा में पारित होने के पश्चात वह राज्यसभा में पारित होते हैं और राज्यसभा में पारित होने के पश्चात वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं और राष्ट्रपति जब उन पर हस्ताक्षर कर देता है तो निश्चित रूप से ये विधेयक, ये बिल जिस दिन से हस्ताक्षर किए जाते हैं उसी दिन से वह, और उसके साथ ही ये सभी राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात या राजपत्र में छपने के बाद ही यह एक्ट बन जाते हैं, यह अधिनियम बन जाते हैं। इनको राजपत्र में प्रकाशित करने का उद्देश्य सरकार का यह होता है कि ये अधिनियम अप्रभावी हैं और इनको किसी भी न्यायालय में चुनौती देना संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से ये सारे चीज़ें, ये सारी कार्यपालिका का जो प्रमुख प्रक्रिया है वह पूर्ण होती है। राष्ट्रपति सभी विधेयकों को निश्चित रूप से जो कानून का रूप धारण करने वाले होते हैं उन पर हस्ताक्षर करते ही हैं, लेकिन इनके साथ ही यदि राष्ट्रपति किसी वित्तीय विधेयक, फाइनेंस बिल को अगर रोक सकता है तो 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है हस्ताक्षरों के लिए। 14 दिन के पश्चात यदि फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, यदि राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वे पारित समझे जाते हैं। तो इस प्रकार से यह पूर्ण प्रक्रिया जो है कार्यपालिका की संचालित होती है। मैं इसी संदर्भ में आपसे ये बातचीत कर रहा था कि संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार, भारत सरकार, ये दूसरे अन्य शब्द भी उनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। रूप से ये एक प्रमुख कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जो होते हैं वह संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति और उस पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। हम जानते हैं कि संविधान में
395 अनुच्छेद हैं और उसमें संशोधन होने के पश्चात उनकी संख्या 400 से अधिक हो चुकी है। लेकिन जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, उस ढांचे में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। भारत का राष्ट्रपति वह उसकी आयु, उसकी योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए या अपना नामांकन या अपना नामांकन पत्र भरने के लिए उस समय उसकी आयु 35 वर्ष की होना आवश्यक है और उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए और वह उस समय किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। जब किसी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया जाए या उसका नामांकन भरा जाए तो उस पर 50 मतदाताओं के हस्ताक्षर होना आवश्यक है और उसके साथ साथ 50 मतदाताओं द्वारा उस प्रस्ताव का समर्थन भी आवश्यक है। हम ये जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, जिसे हम संवैधानिक प्रमुख कहते हैं या दूसरे शब्दों में नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया, नाम मात्र का कार्यपालक प्रमुख भी कहते हैं, वह केवल विधेयकों पर हस्ताक्षर करने वाला एक व्यक्ति होता है और अपनी रबड़ स्टैम्प और अपनी सील से वे सभी विधेयकों पर हस्ताक्षर करके उनको कानून का अमली जामा पहनाता है और वह राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद में संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। इसलिए जितने भी बिल, जितने भी विधेयक जब वो एक्ट का अर्थात अधिनियम का रूप धारण करते हैं तो हम ये देखें कि उसकी पहली पंक्ति यही होती है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन प्लीज्ड टू ऑर्डर दैट। भारत के राष्ट्रपति यह आदेश करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और उसी के आगे सभी तरह के जो विधेयक होते हैं उनके नाम, उनके शीर्षक, उनके हेडिंग होते हैं और इस प्रकार से वह आदेश जो है राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात संपूर्ण भारत में प्रभावी हो जाता है। 370 के पहले राष्ट्रपति को यह पंक्तियां लिखनी पड़ती थी। ये राष्ट्रपति के आदेश में ये पंक्तियां होती थी कि भारत के राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और यह विधेयक, यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होगा सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। लेकिन 370 की समाप्ति के बाद यह सभी तरह से संपूर्ण भारत पर लागू होता है। हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब यूटी है, यूनियन टेरिटरी है और शायद आने वाले दिनों में यह राज्य का रूप धारण कर वहाँ भी निश्चित रूप से आगे की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा सकती है। तो निश्चित रूप से यह राष्ट्रपति जो है वह अपने हस्ताक्षरों से अपने विधेयकों को द्वारा संपूर्ण भारत पर सभी कानूनों को लागू करता है। मैं आपसे ये कहूँ कि राष्ट्रपति जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन
तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। मैं आपसे यह स्पष्ट करूं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसी प्रकार राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखने वाले 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा ही होते हैं। इसी के साथ अगर विधानसभाओं में भी अगर कोई मनोनयन किया गया है तो निश्चित रूप से वे इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और उन्हें ही वोट देने का अधिकार होता है। यही बात मैं यही कहूँ कि राष्ट्रपति के ऊपर यदि महाभियोग भी लगाया जाता है तो निश्चित रूप से उस समय भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष जिसका मानद सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, वे भी अपने मत का उपयोग तभी कर पाते हैं जब कोई निर्णायक स्थिति बहुत ही एक मत के अंतर से हो, तभी वे अपने इन मतों का उपयोग कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है और संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति अपना नामांकन इस पद के लिए भरता है और उसकी आयु जो है 35 वर्ष होना आवश्यक है। यदि कभी राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग चलाया जाए तो निश्चित रूप से उस पर यह प्रस्ताव सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में रखा जा सकता है और महाभियोग प्रस्ताव पर निश्चित रूप से यह उस पर कम से कम आप ये कहें यह सूचना महाभियोग की उस सदन को 14 दिन पूर्व देनी होती है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो प्रस्ताव रखा जाएगा जिस सदन में, उस सदन के अध्यक्ष को इसकी सूचना 14 दिन
पहले देनी होती है और इस पर निश्चित रूप से जो आगे की कार्रवाई होती है वह आप ये कहें कि वह प्रक्रिया अपनाई जाती है। आज तक ऐसा कोई उदाहरण हमारे समक्ष देखने को नहीं मिलता है। अब मैं सामान्य सी बात राष्ट्रपति के बारे में करना चाहूँगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। वे 2 बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे और जो परंपरा है कि उपराष्ट्रपति भी जो है वह बाद में चलकर इसी क्रम में राष्ट्रपति पद को धारण करता है, तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे और बाद में चलकर आप ये कहें कि वे जो हैं भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो आप ये कहें कि राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। जब संसद का अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति ये अध्यादेश विशिष्ट परिस्थितियों को या विशेष प्रकार की जो परिस्थितियां कभी कभी उत्पन्न हो जाती है उनका सामना करने के लिए या उनकी समस्या के समाधान के लिए यह संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये सभी अध्यादेश तभी आगे जारी रह पाएंगे कि यदि इन अध्यादेशों का अनुमोदन संसद द्वारा 6 महीने के अंदर इनका पुष्टिकरण कर दिया जाए या संसद में इनका अनुमोदन कर दिया जाए, तभी ये आगे अगले सत्र या अगले समय के लिए लागू रह पाएंगे। तो इस प्रकार राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कार्य ज़्यादातर राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि एक बड़े भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है, इंडिया जो है, जिसे अंग्रेजी में इंडिया कहा गया है, हम ये कहें यह राज्यों का एक परिसंघ है। इंडिया इज ए कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक परिसंघ है। विभिन्न राज्य वे निश्चित रूप से भारत के अंग हैं।